हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @P में। आज हम विद्युत धारा चैप्टर के बारे में जानेंगे। क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले धारा, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ना है। विद्युत धारा, उसके बाद में धारा के बाद में धारा से संबंधित ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ना है। श्रांतिकाल पढ़ना, श्रांतिकाल की परिभाषा क्या होती है, श्रांतिकाल। उसके बाद में माध्य मुक्त पद के बारे में पढ़ना है। माध्य मुक्त पद क्या होता है, मुक्त पद। उसके बाद में अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ना है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को वीडी कहते हैं, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। उसके बाद में इतना पढ़ने के बाद में इसी से संबंधित है प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ना है। प्रतिरोध के बाद में आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ना है। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ना है। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर पढ़ना है। तथा इनमें संबंध पढ़ना है। इन्हीं सब में इनमें संबंध स्थापित करना है। टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करना है। के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करना है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या या ओम के नियम की उत्पत्ति करना है। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट जो है वो प्रतिरोध का संयोजन करना है। प्रतिरोध थे तो प्रतिरोधों का संयोजन भी होगा। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। संयोजन कितने प्रकार का है, वो भी दो प्रकार का है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। उसके बाद में किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम पढ़ने हैं। व्हीटस्टोन सेतु का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का नियम पढ़ना है। उसके बाद में व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है। उसके बाद में मीटर सेतु पढ़ना है। विभव मापी पढ़ना है। विभव मापी पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है, मीटर सेतु पढ़ना है। उसके बाद में वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है। वोल्ट मीटर, अमीटर, इनके बारे में पढ़ना है। इतना इस चैप्टर में पढ़ना है हमको। क्या करना पढ़ना है, विद्युत धारा चैप्टर में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ना है, ओम के नियम की परिभाषा पढ़ना है, श्रांतिकाल क्या होता है, माध्य मुक्त पद क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, इनमें संबंध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और एक छोटी परिभाषा सेल की परिभाषा। सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ना है। किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, वोल्ट मीटर और अमीटर, इसके बारे में पढ़ना है। और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या भी करना है। इतना चैप्टर में पढ़ना है, इतना चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो चलिए अब एक एक पार्ट में धीरे धीरे पढ़ते हैं। विद्युत धारा, सबसे पहले विद्युत धारा देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। विद्युत धारा की परिभाषा कैसे लिखते हैं, I बराबर में Q/T से परिभाषा लिखते हैं। इसको हम एकांक मान लेंगे, एकांक। तो एकांक समय में परिभाषा क्या लिखेंगे, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये लिखो परिभाषा, या ऐसे परिभाषा लिखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक लिखें तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।
क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर होता है। और एम्पियर लिखो, चाहे एम्पियर की जगह पर इसका मात्रक ये भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड ये भी मात्रक इसी का है, कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसकी एक एम्पियर की यहाँ से हम परिभाषा लिखें। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? तो यहाँ पर एक कूलाम प्रति सेकेंड लिख लें। एक सेकेंड तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या लिखेंगे? एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? एक एम्पियर कहलाता है। एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश एक एम्पियर कहलाता है। एक एम्पियर की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? प्रवाहित आवेश एक एम्पियर कहलाता है। एक एम्पियर कहलाता है। कहने का मतलब एक सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या कहलाएगा? एक एम्पियर कहलाएगा। ये तो धारा की परिभाषा, ये तो केवल धारा की ऐसे एवरेज परिभाषा लिखती है। यदि उनको तात्क्षणिक परिभाषा, तात्क्षणिक इसका मान लिखना हो, तात्क्षणिक मान लिखना हो, धारा का तात्क्षणिक मान लिखना हो, आई ए क्यों लिखना हो, ऐसी लिखना हो, तात्क्षणिक मान लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो लिमिट बना के लिखेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू, डेल्टा लगा देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी। ये है धारा का तात्क्षणिक मान। ये इसका धारा का रियल मान है, ये वास्तविक स्थायी मान है। ये जो मान है धारा का वो स्थायी मान है, और ये जो मान है धारा का वो तात्क्षणिक मान है। तो कहने का मतलब है धारा की परिभाषा क्या लिखते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर में क्यू अपान टी होता है। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, चाहे कूलाम सेकंड लिखा जाए। और एक एम्पियर एक कूलाम प्रति सेकंड के आधार पर एक एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे। एक एम्पियर में क्या लिखेंगे? एक सेकंड में प्रवाहित धारा एक एम्पियर कहलाता है। तो एक एम्पियर की परिभाषा हो गई। वैद्युत धारा जो है, वैद्युत धारा में अभी पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, इसके बारे में और भी इसमें फैक्ट जैसे हैं। इसकी धारा की दिशा ज्ञात करना हो, वैद्युत धारा की दिशा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना, धनावेश की जो धारा, जो जिधर धनावेश होगा उस दिशा में वैद्युत धारा होगी। धनावेश की दिशा में होगा वैद्युत धारा की दिशा जो होगी धनावेश की दिशा में होगी, और ऋणावेश के विपरीत दिशा में, ऋणावेश के विपरीत दिशा में होगा, धनावेश की दिशा में होगा। धनावेश की दिशा में होगा, और यदि ऋणावेश हो तो ऋणावेश की विपरीत दिशा में होगा। ध्यान रखना, धनावेश की दिशा में और ऋणावेश की विपरीत दिशा में होगा। और यदि आई बराबर में, ध्यान देना, आई बराबर में क्यू अपान टी लिखा है यहाँ पर, यदि यहीं पर कहीं पर वेग दे दिया जाए और तब कहा जाए क्वेश्चन कैसे हल करोगे, तो ध्यान रखना टी बराबर में 2 पाई आर अपान में वी वाला फार्मूला यहाँ पे रख लेंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू में क्यू अपान टी, अर्थात आई इक्वल टू में क्यू अपान में टी की जगह पर 2 पाई आर अपान में वी रख लेंगे। ये वी ऊपर गुना हो जाएगी। आई बराबर में क्यू वी अपान में 2 पाई आर, ये फार्मूला रखकर भी धारा का मान निकाला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये टी जो है आवर्तकाल के लिए वेग और त्रिज्या दे रखी हो उसके लिए निकालते हैं। जैसे कहा जाए कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन वी वेग से कोई गति कर रहा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है और उस पर कुछ आवेश है, तो धारा निकालिए। तो इस सूत्र से हम धारा का मान निकालेंगे। और अब कहे जाए धारा कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार कहे जाए तो धारा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, डीसी और एक एसी। डीसी इसको हम डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा। एसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। एसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा की परिभाषा में क्या लिखते हैं? वह धारा जिसका समय धारा, कहने का मतलब वह धारा जिसकी समय के साथ, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ ना बदले। दिष्ट धारा जिसकी दिशा समय के साथ ना परिवर्तित हो, दिशा समय के साथ ना परिवर्तित हो, समय के साथ ना बदले, ना परिवर्तित हो, तो उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। और जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाए, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाए, समय के साथ परिवर्तित हो जाए, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाए उसे हम प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित ना हो उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट और इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं।
तो ये इतना पार्ट था वो धारा के बारे में था। अब इसके बाद में अगली हेडिंग है, वो अगली हेडिंग कौन सी है? आगे परिभाषा है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो माध्य मुक्त पथ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, यदि कोई कोई मान लो चालक हो, चालक हम बना दें और कोई चालक बना दे, जैसे ये कोई चालक टुकड़ा है, ये कोई चालक टुकड़ा दे रखा है, ये इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो इस चालक में क्या होंगे? धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। तो धनायन और ऋणायनों की, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की धनायनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की धनायन के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जो दूरी चली जाएगी उसे हम कहते हैं माध्य पथ। उसे क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं, उसे मुक्त पथ कहते हैं। अर्थात परिभाषा हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन की धनायन के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ कहेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की धनायन के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। और मुक्त पथ के औसत मान को, इसके औसत मान को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और माध्य मुक्त पथ को हम किसमें डिनोट करते हैं? मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? इसको मीटर में मापते हैं, इसको मीटर में मापते हैं। और इसका मान जो होता है वो लगभग में 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है, इतनी कोटि का होता है। कहने का मतलब इसकी जो कोटि होगी वो लगभग, इसके रेंज होगा माध्य मुक्त पथ का जो रेंज होगा वो 10⁻⁹ मीटर कोटि का होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन की धनायन के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। और इसके औसत मान को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। इसको हम मीटर में मापते हैं और इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो कोटि होगी, इसका मान लगभग होगा 10⁻⁹ मीटर रेंज का होगा। उसके बाद में अगली परिभाषा है श्रांति काल की। किसकी परिभाषा? श्रांति काल की परिभाषा क्या होगी? आगे परिभाषा है श्रांति काल। श्रांति काल की को हम विश्रांति काल भी कहते हैं। विश्रांति काल, विश्रांति काल भी लिखा होगा। विश्रांति काल की परिभाषा कैसे लिखेंगे? हमने बताया था अभी, एक टुकड़ा होगा धातु का, कोई टुकड़ा वैसे धातु का बना है, मान लो ऐसे, ये क्षेत्रफल है इसका, इसमें धनायन होंगे और ऋणायन किस पर होंगे? इलेक्ट्रॉनों पर ऋणायन होंगे। ऋणायन भी होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर होगा। तो कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों धनायनों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच जितना समय लगता है, कहने का मतलब परिभाषा में क्या लिखते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या क्या परिभाषा में लिखना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायन के बीच क्रमागत दो टक्करों के बीच, क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो टक्करों के बीच, कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच क्रमागत दो टक्करों के बीच जितना समय लगेगा उसे हम श्रांति काल या विश्रांति काल कहेंगे। वो विश्रांति काल को टो से निरूपित करते हैं, टो से निरूपित करते हैं। और इसका मान जो होगा, इसका मात्रक सेकंड में आता है, क्योंकि काल समय है, समय का मान सेकंड में लिखा जाता है। तो इसकी जो कोटि होगी, इसका मान जो आएगा वो 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। इसकी 10⁻14 सेकंड की कोटि में आता है इसका मान। तो ध्यान देना, इसका मान जो आता है 10⁻14 कोटि का आता है। और
ये विश्रांति काल को टो से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान देना, एक और नोट में पॉइंट लिख लेना, जैसे इसको प्रभावित कौन सा कारक कर सकता है, तो टो जो है वो 1/इलेक्ट्रॉन के निगेटिव होता है, ये होता है। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो ये श्रांति काल का मान जो है वो घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, जब इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी, वो घटेगी, तो श्रांति काल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, जब इसका मान बढ़ेगा घटेगा तो उसका मान बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। आगे परिभाषा देखो किसकी पढ़ना है। आगे परिभाषा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह वेग। एक ही चीज है, अनुगमन वेग, अपवाह वेग। इसे हम क्या करेंगे, वीडी से प्रदर्शित करते हैं, डी। डी नोटेशन में लिखना। कैसे परिभाषा लिखते हैं, जैसे मान लो कोई चालक है, कोई चालक तार है, ये चालक तार हम जोड़ दे रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़े दे रहे हैं। जब चालक को हम बैटरी से जोड़ेंगे, ध्यान देना, बैटरी से जोड़े दे रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे बैटरी से जोड़े दे रहे हैं। ये प्लस सिरा बैटरी का, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस, ये धारा निकलेगी। ये बैटरी है, बैटरी। तो कहने का मतलब है, जब हम किसी चालक, ये चालक है, ये चालक बना दिए, चालक बना दिए। जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। वैद्युत धारा प्रवाहित कहाँ से किधर की ओर होगी, धनायन से ऋणायन की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इधर से इधर की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। दिखाई दे रहा है, धारा का मान I+ सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, लेकिन चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के भीतर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में एक नियत वेग से, विपरीत दिशा में एक नियत वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। नियत वेग से गति करने लगते हैं, और उस नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। यही परिभाषा में लिखना है, अनुगमन वेग का। तो वही नियत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। परिभाषा में कैसे लिखेंगे, जब किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ देंगे तो चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अर्थात जब वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो वैद्युत धारा किधर से किधर, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित होने लगेगी। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक नियत वेग से, चालक की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को ही भी मीटर में ही मापा जाता है। वेग है, इसको मीटर पर सेकंड, जैसे वेग है इसको भी मीटर पर सेकंड में। वेग को किस में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड। कितने वेग मीटर पर सेकंड में नापा जाएगा, तो वेलोसिटी जो है वेग मीटर पर सेकंड में नापी जाएगी। तो ध्यान देना, परिभाषा में क्या लिखते हैं, जब किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब वैद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की प्रवाहित होगी, फिर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगेंगे, और नियत वेग से गति करने लगेंगे। उस नियत वेग को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। तो अनुगमन वेग की परिभाषा ऐसे लिखना। उसके बाद में परिभाषा जो है वो धारा घनत्व की लिखेंगे। धारा घनत्व क्या होता है, तो पहले इसको समझो क्या होता है। आगे परिभाषा है धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बोलते हैं। धारा घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, जे। जे बराबर में होता है I/A। इसको एकांक मान लेना, एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर या उस क्षेत्र पर, उस पृष्ठ पर हम धारा घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल। ये क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या लिखना है, फिर से सुन लो। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा वो, इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना,
धारा घनत्व को क्या प्रभावित कर सकता है? यदि आई को हम कांस्टेंट मान ले तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल जहां पर कम होगा, ध्यान देना, जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर धारा घनत्व ज्यादा होगा, और जहां पर क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पर धारा घनत्व क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा वहां पर धारा घनत्व कम, जहां पर क्षेत्रफल कम वहां पर धारा घनत्व ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, धारा घनत्व जो होता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबवत धारा को हम क्या कहते हैं? अविलंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये धारा घनत्व के बारे में। चलो आगे है परिभाषा ओम के नियम की। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम थे। जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में विद्युत धारा के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। धारा के संबंध में क्या नियम बताता है कि कोई चालक तार हो, जैसे ये कोई चालक तार हम खींच लिए, ये चालक तार है, चालक तार है, या कोई चालक पदार्थ हो, उसकी भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था, उसकी कौन सी भौतिक अवस्था होगी? कौन कौन सी भौतिक अवस्था होगी? उसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ताप हो और दाब हो और सांद्रण हो। और ये सांद्रण ना लिखो तब भी काम, ये ना लिखो तब भी काम हो जाएगा, ये लिख लो तब भी काम हो जाएगा, लिखो या ना लिखो वो बात अलग है। सांद्रण ना लिखो, मान लो ना लिखे, ताप दाब लिखिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब में परिवर्तन ना किया जाए, इसमें क्या हो? इन सब में परिवर्तन ना किया जाए, अपरिवर्तित हो, अपरिवर्तित रखी जाए, अपरिवर्तित हो, परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा? चालक तार के जो सिरों का विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। चालक तार के सिरों का जो विभवांतर होगा, इसके सिरों का जो विभवांतर होगा वो प्रवाहित धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो क्या बताया हमने? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रखी जाएं तो उसके सिरों का जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा R और ये I। इसको हम नीचे ले जाएं तो V/I इक्वल टू हो जाएगा R। ये एक नियतांक है। ये क्या है? नियतांक, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो यहाँ से हम प्रतिरोध की परिभाषा भी लिख सकते हैं। ये प्रतिरोध है, यहाँ से प्रतिरोध की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो ओम का नियम क्या 1828 में दिया किसने था? जॉर्ज साइमन ओम थे। जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था। जॉर्ज साइमन ओम 1828 में धारा के संबंध में नियम दिया था। क्या बताया था? कोई चालक तार उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब हो, उनको परिवर्तित ना किया जाए, अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक तार के सिरों का जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हटाएंगे, कांस्टेंट ले आएंगे R, इसको नीचे ले गए I हो गया, तो ये R के बराबर यही है प्रतिरोध। इसे नियतांक प्रदर्शित करते हैं, नियतांक कहते हैं। तो प्रतिरोध हुआ, तो हम प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो आगे हम हेडिंग में प्रतिरोध की परिभाषा जानेंगे। क्या है प्रतिरोध? आगे परिभाषा है प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते थे? R। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है? ऐसे, ये ओम प्रदर्शित करते हैं इस टाइप से, ओम होता है इसका मात्रक, ओम। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जो देखो ध्यान देना, जो चालक की धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, जो भी पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। तो जो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जो भी प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखते हैं? प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखते हैं? जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। तो ये ओम प्रतिरोध की परिभाषा हो गई।
तो इसकी हम विमा भी निकालते हैं। इसकी विमा क्या होती है, तो विमा इसकी से हमको इसकी विमा निकालना हो, विमा ध्यान देना, इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो R बराबर में V अपान में I लिखे थे, तो V की विमा और I की विमा निकाल लो। तो V की विमा हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो V की विमा हम निकालते हैं W अपान Q से। W अपान Q से W की विमा क्या होती है, कार्य की है तो कार्य की विमा ml² और T की पावर -2 होती है, और Q की विमा क्या होती है, AT होती है। जो विमा यहाँ निकालेंगे वो यहाँ पे रखेंगे, तो क्या करेंगे, ये विमा ये ऊपर जाएगा, ये मान ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m l जो लिखा है वो ऐसे रहेगा l², ये a की पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इस एक पावर -1 हो जाएगा, ये 3 पावर हो जाएगा -3, यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा m l² a की पावर -1 t की पावर -3 अपान में धारा की विमा होती है a, ये और एक मिल जाएगा तो इसकी विमा क्या हो जाएगा, ml² t की पावर ml² a की पावर -2 और t की पावर -3, ये हो जाएगी प्रतिरोध की विमा। इसकी विमा होगी प्रतिरोध। उसके बाद में आगे परिभाषा है चालकत्व की। चालकत्व क्या होता है, चालकत्व, चालकत्व को हम निरूपित करते हैं G से, और इसकी परिभाषा में G जो होता है 1/r के बराबर में होता है। G क्या बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या लिखेंगे परिभाषा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। और इसका मात्रक, जो इसका मात्रक उल्टा वही इसका ओम इनवर्स, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो ओम की पावर -1 हो जाएगा, ओम की पावर -1 इसका मात्रक हो जाएगा। और इसकी विमा जो होगी, इसकी विमा लिखें तो जो इसकी विमा थी उसका चेंज कर दो, सब उल्टे मान कर दो। ये प्लस का था, ये -1, ये प्लस का था -2, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का 2, ये प्लस का कर दो 3, जो प्लस का हो माइनस का, जो माइनस का हो प्लस का कर दो, वही सेम टू सेम, क्योंकि उल्टा है। तो चालकत्व की विमा प्रतिरोध की विमा की उल्टा होती है, क्योंकि परिभाषा में लिखा है, तो यही ध्यान रखना। आगे का पार्ट जो है, आगे का जो पार्ट है हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसी का जो दूसरा पार्ट बचा है वो दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तो चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।